हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे IC 38 नया सिलेबस हिंदी अध्याय 9, जिसका नाम है शिकायत निवारण तंत्र। तो चैप्टर शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि जो चैप्टर नंबर 8 का बोनस प्रश्न था उसका उत्तर क्या है। प्रश्न है, भारत में डैश बीमा अनिवार्य है। तो देखिए, हमने पहले भी बात की है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ जो मोटर इंश्योरेंस है ना, यानी कि तृतीय पक्ष की देयता के लिए मोटर बीमा, सिर्फ यही एक ऐसा बीमा है जो कि अनिवार्य है। बाकी कोई भी बीमा हो, चाहे अग्नि बीमा है, व्यक्तिगत दुर्घटना है, यात्रा बीमा है या फिर जीवन बीमा है, वो अनिवार्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तृतीय पक्ष की या तीसरे पक्ष की देयता के लिए मोटर बीमा जो है, यही अनिवार्य बीमा है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो 9 नंबर का चैप्टर है और इसमें टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो हैं शिकायत निवारण तंत्र, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली जिसको कि IGMS भी कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे उपभोक्ता अदालतों की, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां और बीमा लोकपाल। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत इजी हैं, उनको ध्यान से आपने समझना है। तो देखिए, शिकायत निवारण की जब बात आती है, देखिए जब हम ना बीमा की बात करते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो पहले तो हम यही बात करते हैं कि हम इतना पैसा देंगे, उससे अगर मेच्योरिटी मिली तो इतनी मिल जाएगी और अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो इतना डेथ क्लेम मिल जाएगा, है ना। पर क्या है कि ये तो सुनने में अच्छा लगता है, पर कई लोगों का जो एक्सपीरियंस रहता है इंश्योरेंस को लेकर वो अच्छा नहीं रहता है। किन लोगों का अच्छा नहीं रहता है? जिनके क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। उसके पीछे कंपनीज के अपने कारण होते हैं, पर जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवाई, भरोसा करके इंश्योरेंस करवाई, उसके लिए ये जो एक्सपीरियंस है वो ठीक नहीं रहता है। अब ऐसे केसेस में अब जो व्यक्ति है जिसने बीमा करवाया था या अगर जिस व्यक्ति ने बीमा करवाया था और अगर उसकी मृत्यु हो गई है, तो जो भी उसके नॉमिनी हैं, अब वो कहाँ जाएं, क्या करें, किसके पास अपनी शिकायत लेकर जाएं। तो इसके लिए IRDAI ने एक प्रॉपर शिकायत निवारण तंत्र बनाया हुआ है, जहां पर इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी शिकायतें हैं उनके उनके बारे में सुनवाई की जाती है और फैसले दिए जाते हैं जो कि सभी के लिए मान्य होते हैं। तो बात करते हैं शिकायत निवारण की। तो यहाँ पर बताया गया है कि IRDAI ने एक एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली, इंग्लिश में IGMS कहते हैं, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं इसे, शुरू की है, जो बीमा शिकायत डेटा के केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करती है और उद्योग में शिकायत निवारण की निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। क्या है ये? एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 2019 है। तो देखिए, सबसे पहले ना इसे 1986 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये बेसिकली है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या है? कोई भी, अगर हम कोई भी बाजार से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, है ना, छोटे से छोटे पेन से लेकर बड़ी से बड़ी गाड़ी या और भी कोई जो चीज, तो हम बन जाते हैं उपभोक्ता। अब उपभोक्ता के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनके लिए एक कानून बना हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। बेसिकली ये 1986 में बना था और उसके बाद इसमें कई संशोधन किए गए। 2002 में इसमें संशोधन किया गया और फिर 2019 में भी किया गया। तो आपको बस ये याद रखना है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो अधिनियम है वो कौन सा है? 2019 है। चलिए, अब यहाँ पर ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अपने ध्यान से समझना है। देखिए क्या है कि जब हम बात करते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की, तो उसमें तो क्या है कि आ जाते हैं कौन? हर प्रोडक्ट के खरीदार आ जाते हैं, उपभोक्ता आ जाते हैं। पर उपभोक्ता जो अदालतें होती है ना, वहां पर ऑलरेडी इतना ज्यादा रश होता है कि इंश्योरेंस के केसेस को हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए IRDAI के द्वारा ही और सरकार के द्वारा ही स्पेशली जो इंश्योरेंस के केसेस हैंडल करें उनके लिए अदालतें या आयोग अलग कर दिए गए हैं। ठीक है, और ये जिला लेवल, राज्य लेवल और राष्ट्रीय लेवल पर अलग अलग हैं। अलग अलग अमाउंट के हिसाब से ये केसेस को हैंडल करते हैं। तो इन्हें क्या कहा गया है?
उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां। तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि जो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है ना, अगर किसी भी व्यक्ति का जो केस है जो कि रिजेक्ट हुआ है और उसका क्लेम का अमाउंट कितना है, 50 लाख तक का है, ठीक है ना, तो वो व्यक्ति या उसके नॉमिनी कहाँ पर जाके शिकायत करेंगे? जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में। ठीक है जी। अब यही अमाउंट अगर जो क्लेम रिजेक्ट किया गया कंपनी के द्वारा, उसका अमाउंट 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में है, तो जो शिकायत की जाएगी वो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में की जाएगी। और अगर अमाउंट 2 करोड़ या उससे ऊपर का है तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में ये शिकायत की जाएगी। तो अब आपने इसको याद रख लेना है। जिला का लेवल कितना है? 50 लाख रुपए तक का। राज्य का है 50 लाख से 2 करोड़ का। और राष्ट्रीय आयोग का जो लेवल है वो कितना है? 2 करोड़ या उससे अधिक का। अब आपको बीच की लिमिट भी पूछ सकते हैं, वो 1 करोड़ पूछ लेंगे तो एक घबरा नहीं जाना है कि कहाँ 1 करोड़ की तो वैल्यू ही नहीं बोली थी। तो वो कहाँ आ गया है? राज्य उपभोक्ता विवाद में ही आ गया ना वो। ठीक है ना। अब सवा मतलब 1.5 करोड़ बोल रहे हैं, कुछ भी मतलब अमाउंट को आपने अब ध्यान में रखना है। और किसी तरह मतलब इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जी, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है। तो अब इसमें सिंपली बताया गया है कि आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करने या फिर अपील दायर करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, मतलब कोई फीस नहीं लगेगी। शिकायतकर्ता स्वयं या जो भी उसके अधिकृत प्रतिनिधि है वो जाकर शिकायत कर सकता है। इसे व्यक्तिगत रूप में दायर किया जा सकता है या फिर डाक के द्वारा भी भेजा भेजा जा सकता है। यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है कि इसके लिए किसी भी वकील की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप सिंपली कागज पे एक नॉर्मल एप्लीकेशन लिख के अपनी जो भी शिकायत है उसे दर्ज करवा सकते हैं। किसी भी वकील की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है जी, शिकायतों की प्रकृति, मतलब किस किस टाइप की शिकायतें जो है जनरली की जाती हैं। दावों के निपटान में देरी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी दावे के निपटान में देरी कर रही है। ठीक है। दावों का निपटान ना करना, मतलब निपटान किया ही नहीं है, दावों का खंडन कर दिया कि हम नहीं देंगे दावा। नुकसान की राशि या फिर मात्रा और पॉलिसी की शर्तें या नियम आदि, ये जो है शिकायतों की प्रकृति रहती है जनरली। उसके बाद है जी बीमा लोकपाल। तो बीमा लोकपाल जो है ना, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि केंद्र सरकार ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की शक्तियों के तहत 25 अप्रैल 2017 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना द्वारा बीमा लोकपाल नियम 2017 बनाए थे। तो भाई ये जो बीमा लोकपाल है ना, इसका मेन काम ही क्या है? इंश्योरेंस से रिलेटेड शिकायतों को सुनना, उनको हैंडल करना। तो अब जो छोटी शिकायतें हैं, मतलब जहां पर अमाउंट जो है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो बीमा लोकपाल में जाकर वहां पे इजिली शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। चलिए अब आ गए हैं आपके अभ्यास के प्रश्न। डैश को उन शिकायतों पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है जहां माल या सेवाओं का मूल्य और दावा किया गया मुआवजा 20 लाख रुपए तक का है। अब देखो अमाउंट कितना है? 20 लाख रुपए तक का। तो 20 लाख जो है वो 50 लाख के अंडर ही आ रहा है। तो कहाँ हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? जिला आयोग। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आईजीएमएस का मतलब क्या है? तो देखिए आईजीएमएस का मतलब क्या होता है? एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली। इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। राष्ट्रीय आयोग माल या सेवाओं की शिकायतों पर विचार करता है और यदि कोई मुआवजा मांगा जाता है तो वह डैश से अधिक होता है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय आयोग की बात की गई है। ठीक है। तो सही ऑप्शन आप लोगों को पता है, 2 करोड़ या फिर उससे ऊपर का अगर होगा, 2 करोड़ से अधिक का, तो वो आ जाएगा राष्ट्रीय आयोग माल सेवाओं में। ठीक है। ऑप्शन डी आ जाएगा सही उत्तर। डैश माल या सेवाओं की शिकायतों और मुआवजे पर विचार करता है जो 45 लाख रुपए तक का है। तो 45 लाख कहाँ पे आ रहा है? जिला आयोग में आ रहा है ना। ऑप्शन ए आ जाएगा सही उत्तर।
बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और या फिर असत्य है। लोकपाल के पास न्यायिक अधिकार है, बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त लोकपाल। तो देखो भाई, लोकपाल के पास कोई न्यायिक अधिकार नहीं है। बीमा लोकपाल सिर्फ बीमा से रिलेटेड बनाया गया है, एक शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है ये भी, है ना। और बीमा कंपनियां नियुक्त जो है वो लोकपाल को नियुक्त नहीं करती हैं, सरकार के द्वारा नियुक्ति की गई है ये, ठीक है। तो इसलिए दोनों ही बातें गलत हैं, एक और दो दोनों ही असत्य हैं। कृपया वाक्य को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो चलो वाक्य देखिए पहले क्या है आप। लोकपाल के पास लिखित रूप में शिकायत दर्ज करें, बीमाकर्ता द्वारा दावा अस्वीकार किया जाना, बीमा धारक द्वारा बीमाकर्ता को दावा दर्ज करना। तो देखो, सबसे पहले तो जो बीमा धारक है ना, वो बीमाकर्ता के पास क्लेम करेगा, अपना दावे के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, बीमाकर्ता जो है वो अस्वीकार कर देगा कि हम नहीं देंगे ये दावा, कोई भी कारण देकर, ठीक है। और जब ऐसा हो जाए तो उसके बाद लोकपाल के पास लिखित रूप में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। तो इसलिए 3, 2, 1 जो है वो सही क्रम आ गया इसका, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बीमा पॉलिसी से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए ग्राहक के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है। तो भाई, बीमा पॉलिसी से रिलेटेड शिकायत है तो कहाँ जाएंगे आप? स्थानीय पुलिस के पास, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय या फिर बीमा लोकपाल। तो भाई, बीमा लोकपाल के पास ही जाएंगे। बीमा लोकपाल स्पेशली डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि बीमा की रिलेटेड जो शिकायतें हैं उनको सुना जा सके। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर आ जाएगा। लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करवाने की समय सीमा क्या है। तो भाई, बीमाकर्ता ने जब शिकायत को खारिज कर दिया ना, उसके बाद आपके पास 1 वर्ष का समय रहता है जिसमें जाकर जो है लोकपाल के पास शिकायत की जा सकती है। ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर आ जाएगा। लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करवाने के लिए उपभोक्ता को कितना शुल्क देना होगा। तो अब आपको पता है कि भाई कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है। लोक शिकायत निवारण नियम बताना है कौन सा है। तो भाई, लोक शिकायत निवारण नियम जो है वो 1998 है। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा वैध उपभोक्ता शिकायत का आधार नहीं बन सकता। देखो, आपने क्या करना है, उपभोक्ता अदालत में जाके कोई शिकायत करनी है, उसका देखना है कि कौन सा इनमें से सही रीजन नहीं है जिसकी वजह से शिकायत की जा सकती है। दुकानदार द्वारा किसी उत्पाद के लिए एमआरपी से अधिक कीमत वसूलना, दुकानदार द्वारा ग्राहक को किसी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उत्पाद के बारे में सलाह ना देना, दवा की बोतल पर एलर्जी की चेतावनी ना देना और दोषपूर्ण उत्पाद। तो भाई, अगर एमआरपी से अगर ज्यादा पैसा ले रहे हैं तब तो शिकायत कर सकते हैं। और दवाई की बोतल पे अगर एलर्जी की वार्निंग नहीं थी तब भी शिकायत की जा सकती है। अगर दोषपूर्ण उत्पाद है तब भी शिकायत की जा सकती है। पर अगर दुकानदार ने ग्राहक को ये सलाह नहीं दी कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है, तब तो शिकायत नहीं की जा सकती, क्योंकि ग्राहक की अपनी इच्छा होती है, वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर आएगा। बीमा लोकपाल के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए नीचे कथनों में से कौन सा सही है। अब यहाँ पे ना बीमा लोकपाल का क्षेत्रीय अधिकार पूछा गया है। तो सबसे पहले है, बीमा लोकपाल के पास राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र है। अगला है, राज्य अधिकार क्षेत्र है। जिला अधिकार क्षेत्र है। नहीं, तीनों नहीं है, क्योंकि बीमा लोकपाल केवल निर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर ही काम करता है। तो इसलिए जो सही उत्तर है बीमा लोकपाल के क्षेत्रीय अधिकार से रिलेटेड, वो ऑप्शन डी है। बीमा लोकपाल के पास शिकायत कैसे दर्ज की जाती है। तो भाई, सिंपली लिखित रूप में कर दो, है ना। तो ऑप्शन ए सही है, बाकी आप चेक कर लो क्या है। शिकायत फोन पर मौखिक रूप से की जानी चाहिए तो गलत है। शिकायत आमने सामने मौखिक रूप से की जानी चाहिए, ये भी गलत है। शिकायत अखबार में विज्ञापन के माध्यम से की जानी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। तो जो सही है वो कौन सा है, शिकायत हमेशा लिखित यानी कि रिटन फॉर्म में दी जानी चाहिए।
तो भाई अगला प्रश्न है कि लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं है। अब ये प्रश्न नहीं के रूप में है। शिकायत किसी व्यक्ति द्वारा पर्सनल लाइंस बीमा पर की जानी चाहिए, ये तो चलो ठीक है। शिकायत बीमा कर्ता द्वारा शिकायत खारिज किए जाने के 1 वर्ष के भीतर की जानी चाहिए, ये भी सही है। शिकायतकर्ता को पहले लोकपाल से पहले उपभोक्ता फोरम में जाना होगा। और फिर है मांगी गई कुल राहत 20 लाख रुपए राशि के भीतर होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर जो शर्त सुटेबल नहीं लग रही वो ऑप्शन सी है कि भाई लोकपाल से पहले उपभोक्ता फोरम में जाना पड़ेगा। तो ये सुटेबल नहीं लग रही है, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। क्या लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करवाने के लिए कोई शुल्क देना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। आपको पता है ये कि कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। क्या किसी निजी बीमा कर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है? बिल्कुल। चाहे कोई निजी बीमा करता है, चाहे सरकारी बीमा करता है, मतलब चाहे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है, अगर कुछ गड़बड़ है, ऐसी मिस्टेक हुई है, तो कंप्लेंट आराम से की जा सकती है। हाँ, निजी बीमाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। चलिए, अब आ गया बोनस प्रश्न। नीचे दी गई उपभोक्ता शिकायत निवारण एजेंसियों में से कौन सी 50 लाख से 200 लाख मतलब समझते हैं ना, 2 करोड़ रुपए के बीच के उपभोक्ता विवादों को संभालेगी? जिला फोरम, राज्य फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग या फिर जिला परिषद? तो इसका सही उत्तर जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। वैसे नेक्स्ट चैप्टर में आपको इसका सही उत्तर जो है वो मिल जाएगा। Thanks for watching the video and best of luck.